वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, कई दफ़ा ज़िंदगी में आप यकीनन चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं और यू फेस फेलियर, अपोजिशन, तनकीद। तो कई दफ़ा आप हिम्मत हार जाएंगे। यानी अगर आपका प्रोडक्ट फ़ेल हो गया है, आपका बिज़नेस आइडिया फ़ेल हो गया है, जो आपने अपने लिए सोचा था, बाहर जाने का कोई इरादा किया था, कहीं वीज़ा अप्लाई किया था, किसी और चीज़ के लिए कदम उठाया था, और अगर आपके सामने कोई बैरियर आता है या आप नाकाम हो जाते हैं, a lot of people give up and they just completely let go of the idea. लेकिन जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, they are never afraid कि वो दोबारा ट्राई करेंगे। इस दोबारा ट्राई करने के लिए आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। आपको, अगर आपने 12वीं फेल मूवी देखी है, उसमें आपको दोबारा हिम्मत जुटानी पड़ती है कि कोई बात नहीं, मैं नाकाम हुआ, मैं इसी मंजिल को पाने के लिए कोई नए तरीके अपनाऊंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, बट आई विल नॉट गिव अप। इट कैन बी वेरी वेरी मेसी, बिकॉज आप यकीनन उस तकलीफ़, उस ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं कि जो आपने चाहा था वो नहीं हुआ, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं गई, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर वो हिम्मत, वो हौसला भी आपने पैदा करना होता है कि जो चीज़ें, जिस रास्ते से आप पहले गुजर के गए थे, आपने दोबारा वहीं से जाना है, वही किताबें उठा के दोबारा पढ़नी है, उसी बोर्ड पे बैठ के दोबारा चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी है। सो हाउ डू यू डू दैट? लेट्स टेक दैट अप। रीस्टार्टिंग इन लाइफ कैन बी मेसी, क्योंकि आप एक विजडम के साथ, एक एक्सपीरियंस के बाद शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने फ़ायदे में कैसे पिवट कर सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं आमना अली, हु इज़ एन NLP ट्रेनर। बहुत बहुत शुक्रिया आमना आपकी मौजूदगी का, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर इनर डायलॉग। कई लोग इस बात से बड़ी हिम्मत पकड़ते, बड़ी तकवीयत होती है उनको कि भाई कोई बात नहीं, अगर लोग अपोजिशन भी कर रहे हैं, उनकी बातों को, उनके तानों को मैं गलत साबित करूंगा। लेकिन दूसरे ऐसे भी होते हैं लोग जो बिखर जाते हैं इन बातों से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सलमान नूर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, HR मैनेजर हैं एट हॉस्पिटल, और आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चीज़ उन पे भी लागू होती है जो किसी हादसे से या फिर किसी जहनी उलझन से गुज़रते हैं, किसी बीमारी से गुज़रते हैं, किसी मर्ज़ को या कंडीशन को शिकस्त देते हैं। उनके लिए भी रीस्टार्टिंग ऐसे होता है। इट्स एज सिंपल एज़ कि अगर आपने सर्जरी करवाई है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने चलने की भी दोबारा फिजियो लेनी है। आपको जो चीज़ें आप बड़ी इंडिपेंडेंटली, लाइक उठ के भागते दौड़ते थे, बाथरूम चले जाते थे, इन सब चीज़ों के लिए दोबारा आगाज़ करना पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट एज सिंपल। सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। आमना जी, मुझे बताइए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, रीस्टार्ट एक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? कई लोगों को तो खौफ आता है ना इससे। बिल्कुल, रीस्टार्ट अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब आप उसको सबसे पहले रीफ्रेम करें कि मैं इस ट्रांजिशन में हूँ या मैं केओस में एंटर कर रहा हूँ। तो जब आप उस केओस को रीफ्रेम करते हैं ट्रांजिशन के नाम देके, तो उसमें एक क्यूरियोसिटी का एलिमेंट आ जाता है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, वी हैव एन इनेट नेचर टू एक्सप्लोर द न्यू पॉसिबिलिटीज, एंड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी important. The road might not be as planned as you want it to be, but जब आप क्यूरियोसिटी से, एक ओपन माइंड से देखते हैं चीज़ों को, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का और उन दरवाज़ों को खोलने का मौका आसानी से ज़्यादा मिलेगा आपको। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए आमना कि जब आप फेलियर को फेस करते हैं तो उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है जिसको आपने एक तरह से सुलझाना होता है? कई लोगों के तसव्वुर में ये आता है, क्योंकि हमने मूवीज़ ऐसी देखी है ना, उसमें एक बड़ा एनर्जेटिक सा गाना होता है कि हीरो या हीरोइन फेलियर के बाद भी, एक सेटबैक के बाद भी अपनी हिम्मत को जुटा पाते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में हम कितना वक्त लेते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स आप पहले भी अगर मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत आपने इमोशनल और फिज़िकल और मेंटल इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके ख़त्म हो जाने को आप एकदम तो बालाए ताक नहीं रख सकते ना। यू स्टिल हैव टू प्रोसेस इट। तो रियल लाइफ में लोग प्रोसेस कैसे करते हैं उसको? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई थिंक प्रोसेस करना, आपका जो ये पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर चीज़ को ब्रश अवे नहीं कर सकते। वी हैव टू गिव ड्यू टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ट्रॉमा, द सैडनेस, द ट्रेजेडी, व्हाटएवर हैज हैपेंड विद यू। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। तो एक्सेप्टेंस, यस आई फेल्ड, बट इट्स अबाउट फीडबैक, नॉट फेलियर। तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, आपको उसको प्रोसेस टाइम देना ज़रूरी है। और उसके बाद जो आपने पहली बात की कि एक गाना आता है और उसके बाद हीरो वापस या हीरोइन वापस अपने ट्रैक पे चल जाता है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में भी एक मोटिवेशनल सॉन्ग या एक
एक सॉन्ग या कोई एक फीलिंग अपने अंदर एक एंकर रखनी चाहिए। हमारे एनएलपी में एक एंकरिंग टेक्निक होती है जिसमें आप एक पॉजिटिव एंकर अपने अंदर प्लेस कर लेते हैं। तो एनी टाइम यू नीड दैट मोटिवेशनल किक विद इन योर सेल्फ, विद इन योर सिस्टम, you can activate that and step into with a new energy. So it's very important number one, first of course accept it, process it, and then tap into your own anchor of positivity and move forward. It could either be a बिल्कुल सही। song, it could be a talk, it could be an emotion that creates that chain reaction within your system. व्हाट अ ब्रिलियंट एडवाइस। हमारे साथ ज़ुबैर अहमद साहब भी मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट और कोच हैं। सर, आपकी तरफ आने से पहले सलमान साहब से पहले मैं सवाल करना चाहूँगी। सलमान साहब, बिकॉज आपका ताल्लुक वापस्तगी एक हस्पताल से है, आए दिन आप लोगों को देखते होंगे यंग लोग हैं जिनको अचानक से उनकी सेहत के हवाले से बुरी खबर मिलती है, या उनके साथ कोई हादसा होता है, या उनको फौरी तौर पर किसी इंटरवेंशन, किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इस उम्र में उनको इस सिनेरियो से गुजरना पड़ेगा। क्या ऑब्ज़र्व किया है आपने कि जब दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है तो आम तौर पे लोग इस खबर को कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो मिस सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ाहिरी बात है, जब किसी इंसान को जब ये चीज़ पता चलती है कि वो एक बीमारी उसके ऊपर एक लाहक हो गई है, तो सबसे पहले तो पेशेंट तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि ये चीज़ मुझे लाहक हो गई है। सबसे पहली बात, एक पेशेंट को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही टाइम लग जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे जब एक्ज़ा डायबिटीज़ हुई थी तो मुझे तकरीबन 1 साल तो इसको एक्सेप्ट करने में ही लग गया था कि आई एम डायबिटीज़ और नॉट रियलिटी। तो कभी मैं मेडिसिन लेता था, कभी नहीं लेता था। इसमें फिर होता ये है कि फिर हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर फिर हमारे प्रॉपर कोचिंग करने वाले होते हैं जो कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कोच करते हैं, प्लस हमारे अपने नर्सिंग के एम्प्लॉइज़, हमारे अपने आरएमओस, हमारे अपने कंसल्टेंट जो कि मेडिकेशन देने के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के साथ साथ बाकायदा पेशेंट को प्रॉपर जहनी तौर पर आमादा करते हैं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है और आपने प्रॉपर तरीके से अपनी सेहतयाबी का ख्याल रखना है, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है। तो उस पर फिर हमारा जो पेशेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से कन्विंस हो जाता है। बिल्कुल सही सलमान साहब, लेकिन इसमें आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लोग, जैसे आपने कहा ना, डिनाइल में होते हैं, और दूसरा कई जगह पे यानी वो सरवाइव तो कर रहे होते हैं लेकिन वो हिम्मत भी हार जाते हैं। आपने कई ख़वातीन को देखा होगा, बुज़ुर्ग अफराद को देखा होगा, उन्होंने कहा जी अब तो सर्जरी हो गई है, फ़लाना हो गया, तो अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, अब तो मेरा वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये फ़लानी जो चीज़ है ये मेरे साथ रहेगी। ऑन दी अदर हैंड कई लोग अपनी विल पावर से अपने आप को पहले से भी बेहतर कर लेते हैं, ज़्यादा फिट हो जाते हैं, ज़्यादा अपना ख्याल रखने लगते हैं। तो इन दोनों लोगों में आपने क्या फ़र्क ऑब्ज़र्व किया है? मैंने तो प्रैक्टिकली मेरे साथ जब ये माजरा हुआ, मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जब ये माजरा हुआ तो जैसे मैंने आपको अपना बताया था, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। जब मैं सऊदीया में था, जब मैं डायबिटीज़ हुई और मेरा प्लस मेरी अपनी सर्जरी हुई, यहाँ मैं अब क्रेडिट दूंगा अपनी लाइफ पार्टनर को, मेरी वाइफ को, कि आपके साथ एक बंदा ऐसा होना चाहिए, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आपको वो पीछे से पंप करे, आपको समझाए, आपको मोटिवेट करे। तो मेरी लाइफ पार्टनर जो है उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया इस मामले में और बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत आई और मैं मूव ऑन आगे की तरफ बढ़ा। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि क्योंकि हेल्थ इसको समझाने में बहुत आसान कर देती है कि आपकी अगर जान पे बात आ जाए या आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट हो, आपने क्या देखा है, लोग इसको वार्निंग साइन के तौर पे लेते हैं, चैलेंज के तौर पे लेते हैं, या गिव अप कर जाते हैं? थैंक यू सिद्रा, पहले तो सर की तरह मैं भी आपको बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे मदऊ किया। जी, आपका जो सवाल है वो बेसिकली माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे सर ने बात कही कि अगर आप खुद या आपके साथ जो शख्स है या जो रिश्तेदार आपके साथ मुंसलिक हैं, उसमें आपका स्पाउस हो सकता है, उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या उसमें इवन आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अगर वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको लेके चल रहे हैं और आप खुद भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके सिर्फ सोचने से ही ख़त्म हो जाती हैं।
मतलब आप उनके एक एंड लेवल पे पहुंचते ही नहीं हो। लेकिन अगर आप एक डिलेमा में चले जाते हो कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है, तो फिर चीज़ें वर्स्ट होती जाती हैं और फिर इंसान एक नाउमीदी की उसमें सिचुएशन में चला जाता है। सो द थिंग इज़ कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें और चीज़ों को जो है उनके डायनामिक के हिसाब से लेके चलें और एक पैटर्न स्टार्ट करें कि आपने हेल्दी रहना है। ये सोच जब आप स्टार्ट करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप जो है ना चीज़ों को स्मूथली लेके चल सकते हैं। अच्छा, चीज़ों को बिगाड़ने में बहुत हम वक्त लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको सही करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी घूमे और सब सही हो जाए। जिस तरह हम एक रील देख रहे होते हैं ना कि कोई अपनी पूरी जर्नी हमें 30 सेकंड में दिखाता है कि जी 3 महीने पहले मेरा वज़न इतना ज़्यादा था, मैंने जिम जाना शुरू किया और उसके बाद रील के आखिर तक, लाइक 30 सेकंड के आखिर तक जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं लेकिन उससे असर नहीं लेते। आमना, क्या वजह है? अब दूसरे की जर्नी देख के भी जो मोटिवेशन है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होती? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक्सटर्नली स्टिमुलस लेना चाहते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट इतना डीप नहीं होता। जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है और आप खुद से कनेक्टेड विद इन योर सिस्टम नहीं है, तो आपके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। ऑल योर इंटरनल मशीन needs to be aligned with your motivation and your goals. So your motivational is within. अगर आप external लोगों पे रिलाई करेंगे या एक्सटर्नल रील्स देखने में, वो आप उस जर्नी की जो हार्डशिप है कि वो 30 सेकंड की जो रील है, उस एवरी डे वेकिंग अप is not easy. You know, going to the gym is not easy. Every day waking up, you were not motivated enough every day to do it. But it's not just motivation. It is that leads to the result. बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ आसान नहीं है, वो हम इन ऑ ऑफ देख रहे हैं और मेरे ख्याल में वो लोग डिज़र्व भी करते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, जो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। हमारी एडमिरेशन को वो डिज़र्व करते हैं, क्या वो काबिल सताइश हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी चीज़ उतनी ही मुश्किल या उतनी ही आसान है जितना हम उसको बनाते हैं। हमारा जहन अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, हमारी विल पावर अगर फेथ बेस्ड हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देती है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. Starting over is messy, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। कई दफ़ा आपका दिल और दिमाग इतना बंद होता है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना हमारे लिए शायद मुमकिन ही नहीं होता। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं, एंड स्पेशली इन रिलेशन टू रिलेशनशिप्स। सबसे पहले अगर आमना ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, अगर हमें रिलेशनशिप्स, ख़ास तौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कोई भी सेटबैक होता है तो हमारे लिए दोबारा से अपने दिल और दिमाग के दरवाज़े खोलना, किसी और शख्स को चांस देना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने इर्द गिर्द एक किला बना लेते हैं, अपने काम में गर्क हो जाते हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि दोबारा अपने आप को ओपन करें या किसी और तकलीफ़ से गुजरें। वाई इज़ आवर इमेजिनेशन एट दैट पॉइंट वर्किंग अगेंस्ट अस? यानी बजाय इसके कि हम अच्छे ख़यालात दिल में लेके आएँ, खुश फहमी में मुब्तला हों कि नहीं जी दिस टाइम मे बी द सेकेंड टाइम इट विल वर्क बेटर, या ये शख्स उससे बहुत मुख्तलिफ है, हमारा जहन उस वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव थाट्स क्यों दे रहा होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फेमिलियरिटी को ज़्यादा पसंद करता है। बिकॉज जब वो एक चीज़ से डस लिया जाता है रिलेशनशिप से या किसी भी प्रॉब्लम से, तो वो फिर उसको आपका जो इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड है इट विल नॉट अलाउ यू। सो यहाँ पे फिर हमें प्रैक्टिस करनी ये पड़ेगी कि पहले तो आप अपनी जो सेल्फ है उसको पहले एनालाइज करें कि मैंने क्या इस रिलेशनशिप में, जब मैं इस रिलेशनशिप में था तो मैंने क्या, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या थी। सो क्योंकि हम हर दफ़ा ब्लेम गेम में जाते हैं तो हम अपनी इवैल्यूएशन नहीं कर पाते एक सही तरीके से। सो नंबर 1 यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू डिड राइट और व्हाट यू डिड रॉन्ग, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर आर यू अट्रैक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जब ब्लेम कर देते हैं तो हम अपनी सेल्फ जो एनालिसिस है उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर आप
कोशिश करें कि, क्योंकि जो आपने एक बात की कि हम इमेजिनेशन हमारी इतनी अच्छी होती है कि हम एक वर्स्ट केस सिनारियो ही बना लेते हैं, तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर इमेजिनिंग। जब हम एक बेहतर चीज को इमेजिन भी कर सकते हैं, हम एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा नैरेटिव भी अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली like all things it requires practice. Everything that we have been बिल्कुल सही। that becomes better. So if you practice creating a negative mindset, then that you're going to be good at. आपको जितना अपने आप को पहले सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, बट रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि हाँ मैंने क्या अच्छी चीजें की और क्या इतनी अच्छी चीजें नहीं की, और उसके बाद फिर आपकी जो सेल्फ टॉक है उसको आप इम्प्रूव करें, तो आई एम श्योर कि आपके लिए एक बेहतर ओपनिंग बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल सही। रिलेशनशिप्स एज वेल। समान साहब, ये सवाल मैं अगर आपके पास लेके आओ, जब हम रिलेशनशिप के रीस्टार्ट करने की बात करते हैं, जो कि हर एक के लिए मुश्किल होगा, शायद मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, लेकिन सलमान साहब आम तौर पे लोगों का तासुर ये है, तसव्वुर ये है कि मर्दों के लिए मूव ऑन करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप रिश्तों में भी देखें, मंगनी टूटी, पहले ख़बर ये मिलती है कि मर्द दे हैव फाउंड अनदर पर्सन एंड दे हैव मूव्ड ऑन। अब यहाँ तक कि सालों की रफ़ाकत के बाद अगर टू डेथ भी अगर आप अपने पार्टनर को खोते हैं, यानी उनका इंतकाल हो जाता है, तब भी देखने में अक्सर यह आया है कि मर्द हजरात जल्द अज जल्द दूसरी शादी के बंधन में बन जाते हैं, जबकि ख़वातीन वक्त लेती हैं। आपको लगता है कि ये माशरती तौर पे है, ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से है, या ख़वातीन की जो नफ्सियात है वो मुख्तलिफ है? आपके ख्याल में इसमें क्या चीज़ ज़्यादा अहम है? देखिए सिद्रा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि हमारा एशिया का कल्चर, सही है ना, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन के मामले में ख़वातीन को इतना जल्दी डिसीजन लेने की इजाज़त नहीं देता इस तरह के मामलात के अंदर। आपको तो पता है हमारे घरेलू मामलात के अंदर ख़वातीन काफ़ी चीज़ों के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। सबसे पहले तो कल्चर हम कहते हैं, हमारा कल्चर इस तरह का एशिया का। दूसरी चीज़ कि अगर मैं सऊदी अरब के एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, चूँकि मैं वहाँ रहकर आया हूँ, काफ़ी टाइम मैंने वहाँ लगाया है, तो मैंने वहाँ ये देखा है कि इस तरह का इंसिडेंट अगर वहाँ किसी ख़वातीन के साथ अगर आता है तो वो अपनी लाइफ को कोई बड़ी गमज़दा ज़िंदगी की तरफ नहीं लेके चली आती हैं, बल्कि मूव ऑन आती हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, और वो फिर अपने आप को प्रैक्टिकली लाइफ की तरफ निकालती हैं, जॉब्स की तरफ निकालती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी शादी की तरफ चली आती हैं। डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। वहाँ कल्चर ऐसा है कि वो लोग इतना। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मूव ऑन करना, रीस्टार्ट करना ज़िंदगी में किसी भी सेटबैक के बाद, ख़ास तौर पे अज़दवाजी ज़िंदगी या पर्सनल लाइफ के सेटबैक के साथ, ज़्यादा मुश्किल होता है? बिल्कुल, तकरीबन मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि यहाँ अभी भी हम ये हमारे यानी पुराने घटिया नूसी ख़यालात के मुताबिक लोग यहाँ अभी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने मॉडर्नाइज अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी मुश्किलात हैं। अच्छा, ज़ुबैर साहब आप क्या कहेंगे? मैंने तो आम तौर पे ये देखा है कि अगर किसी के घर में किसी बहन या बेटी के साथ ऐसा मामला होता है, अब तो लोग काफ़ी रोशन ख्याल हो गए, उनको सपोर्ट देते हैं, उसको ज़िंदगी की बाकी और हकीकतों का बताते हैं। पहले तो होता था ना कि तलाक है या रिश्ते का ख़त्म हो जाना एक बहुत बड़ा काला धब्बा तस्वुर किया जाता था। अब तो लोग इसको बड़ा स्ट्राइड में लेते हैं, बल्कि उसको कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ो और भी गम है ज़माने में। आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? जी सिद्रा, सर की बात बिल्कुल सही है कि जो आपका कल्चर होता है ना, फिर कल्चर के साथ एक एवोल्यूशन होती है। देखें, एक तो इसको अगर हम जो है ना रिलीजियसली लें तो अल्लाह ने पहले तो औरत को हसास बनाया है बहुत ज़्यादा, और वही आमना वाली बात के वो जो फेमिलियरिटी है आपकी लोगों के साथ, वो औरत में बहुत ज़्यादा होती है। जब औरत किसी के साथ अटैच होती है, आप माँ का एग्जांपल ले लें, आप जो है ना रिश्तों में एक माँ भी एक रिश्ता आता है। आप माँ का एग्जांपल ले लें कि वो अपने बच्चों के साथ कितना अटैच रहती है। तो औरत को पहले तो अल्लाह ने एक हसास तबीयत का बनाया हुआ है। दूसरा, अगर आप एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें या साइंटिफिक मीन्स में देखें, तो एक ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है जिसमें औरत ने ये देखा है कि उसको एक लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर चाहिए जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके, नॉट ओनली इन फिजिकल नीड्स बट इन सोशल नीड्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। क्योंकि अगेन औरत को अल्लाह ने माँ बनने का एक जो है ना इनाम दिया है, लेकिन उस इनाम के साथ उसको फिर 9 महीने का एक जो है ना सब्र करने का पैटर्न भी दिया है।
तो वो जो 9 महीने का सब्र है तो उसमें उसको फिर एक अटैचमेंट हो जाती है उस शख्स से जो एक तो उसके पेट में है और उस शख्स से जो उस पेट में होने की वजह है। तो ये जो फेमिलियरिटी अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने बायोलॉजिकल बातें सारी अपनी जगह पे हैं और यकीनन उसमें एक अटैचमेंट का, हार्मोन्स का और फिजियोलॉजी का एक पहलू है, लेकिन मुझे एक्सटर्नल एलिमेंट्स के बारे में भी ज़ुबैर अगर आप कमेंट करें कि कई दफ़ा अगर कोई खातून मूव ऑन करती भी है, यानी वो एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकली है और उसने अपने लिए अच्छे फैसले किए हैं, उसको कोई अच्छा साथी मिलता है तो हौ हाय भी ज़्यादा होती है। यानी आप अगर माशरे को देखें तो उसका ये नेगेटिव पॉइंट बना दिया जाता है कि वो इतनी जल्दी मूव ऑन क्यों कर गई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारे पास एक्सेप्टेंस बहुत कम है ना, एडाप्टेबिलिटी बहुत कम है। वही सर वाली बात कि हम उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से अभी नहीं गुजरे जिसमें हम एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख सकें। तो एज अ सोसाइटी हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि चीज़ें मूव ऑन होती हैं। हर चीज़ एक प्रोसेस से गुजर के फिर दूसरे प्रोसेस में जो है ना इन हो जाती है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें, अगर हम कुदरत की हर चीज़ को देखें तो उसमें आपको सीजन्स नज़र आएंगे, मौसम नज़र आएंगे। इस वक्त क्योंकि हम पतझड़ के मौसम में हैं तो देखें कोई भी पेड़ भी है तो वो अपनी सारी हरियाली को त्याग देता है, रेस्ट का पीरियड लेता है और फिर वक्त ज़रूर बदलता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाहिद बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से। जी मैम, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बिफोर मतलब 12 ईयर्स पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। ऑन दैट टाइम आई एम 45 एंड ही इज 50। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मशवरे दिए। मेरे 5 बच्चे थे। बेशक मैंने सेंट पैट्रिक स्कूल में मैं पढ़ाती थी बिफोर मैरिज, लेकिन आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब नहीं करने दी। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर मी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे मेरे कॉलेजेस में थे। मेरे हस्बैंड की सडन डेथ हो गई। डेथ होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मशवरे दिए। तो मेरे लॉज ने मुझे कहा कि आप यहाँ से मूव कर जाइए। मैं गुलशन इकबाल में मेरी रिहाइश थी। उन्होंने कहा यहाँ से आप हमारे करीब आ जाएं, इसको सेल कर लें। जिसका जो मशवरा था, चूँकि मैं एक वर्किंग वूमेन तो थी नहीं लेकिन माजी में रह चुकी थी, इसलिए मेरा अपना गुड एक्सपीरियंस था। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं जिनमें से 2 डॉक्टर हैं और 3 इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी, अब मैं उनकी शादियाँ भी कर रही हूँ। माशाल्लाह मैंने बड़ी बेटी की भी शादी की अपनी और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी के सेटल हो जाएंगी। उनके हस्बैंड चूँकि वही हैं। अब कहने का मतलब ये कि मशवरे लोगों ने मुझे बहुत सारे दिए, लेकिन जब उन्होंने ये 12 साल बिल्कुल मैं सेपरेट रही, समझ लीजिए कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि लोगों ने खुद मुझसे ताल्लुक नहीं रखा कि कहीं ऐसा नहीं मैं उनसे किसी काम का कहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फाइनेंस को थोड़ा सा शटर डाउन किया। मैम, आप यू वेरी वेरी ब्रेव कि आपने अपने सारे एक्सपीरियंस और आपके साथ जो आप बीती है वो हमसे शेयर कर रही हैं। मुझे बताइए आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? कई दफ़ा अभी जैसे थोड़ी देर पहले आमना से बात हो रही थी कि एक्सटर्नली हो सकता है लोग आपकी हिम्मत तोड़ते हों, कुछ मोहसिन भी हों जो आपको सहारा देते हों, जो आपको बकअप करते हों, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो वो इंटरनल मोटिवेशन आपकी क्या थी? क्या आपने अपने बच्चों को अपना नस्बुल-ऐन बनाया? किस चीज़ ने आपको हौसला दिया? बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाया और उन्हीं से हर बात अपनी शेयर की, उन्हीं से मैं अपने आप को डिस्कस करती थी जो भी मेरे प्रॉब्लम होते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम ऐसे लाइन अप हुआ, आप यकीन करें हैरत तो लोगों को अब जो है फिर लोगों को बहुत हैरत हो रही है और यकीन भी नहीं आया। मेरी बेटी की शादी में लोगों को मैंने इनवाइट किया तो वो क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको आपके हिम्मत और हौसले का इनाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप जैसे लोग एक ज़िंदा मिसाल हैं कि इंसान किसी भी मौके पे चाहे तो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने प्रेजेंट को बदल सकता है, अपने रियलिटी को बदल सकता है। हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे, अपने पैनल से कुछ रिमार्क्स लेंगे कि अगर हमारे देखने वालों में से कोई शख्स ये करना चाहता है तो फिर इनका मशवरा क्या होगा। क्या मैम की तरह जैसे हमारी कॉलर ने कहा कि ब्लिंकर्स लगा लें, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस बात की परवाह करना छोड़ दें। ये कितना मुश्किल या आसान होता है? इसके अलावा और क्या हल हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं कि अगर आपने नई शुरुआत करनी है और इस वक्त आप
आपके साथ बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, इनफैक्ट आपको लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपको बार बार आपके पास्ट के फेलियर्स के बारे में याद करा रहे हैं एंड यू फील योर एनर्जी इज़ टू ड्रेन्ड, तो आप कैसे शुरुआत करें? अगर ये सवाल सबसे पहले मैं सलमान साहब आपके पास लेके आऊँ, कोई शख्स आपके पास आता है जिसकी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं चली है, देव हैड सेटबैक्स, रिश्ता नहीं चला है, नौकरी नहीं चली है, बिज़नेस ठप हो गया है, आप उसको सबसे पहली सलाह क्या देंगे? व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम? मिस सिद्रा, मेरी सबसे पहले तो ये सलाह होगी कि मैं उसको सबसे पहले तो ये काउंसलिंग करना चाहूँगा कि देखो, रिश्तेदार जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक मोहब्बत देने वाले और एक नुकसान देने वाले। सबसे पहले जो नुकसान देने वाले नुकसान जो रिश्तेदार हैं ना, उनसे पहले तो आप अपने आप को दूर करें। दूसरा, जो मोहब्बत देने वाले हैं उनके साथ आप अपने आप को करीब करें, जो आपके साथ हॉनेस्ट है, जो आपके साथ प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से आपको मोटिवेशन मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र के करीब करें, तहज्जुद का मामूल बनाएं, नमाज का मामूल बनाएं, कुरान पाक का मामूल बनाएं। आप यकीन माने सिद्रा, जो बंदा तहज्जुद के उठकर अल्लाह पाक से बातें करने का मामूल बना लेता है, ऑटोमेटिकली रूहानी तौर पर उसको वहाँ से ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि उसको लगता है कि बस जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। तो अपने आप को अल्लाह के करीब, अल्लाह के ज़िक्र के करीब भी करें, जो कि आज के दौर में मैक्सिमम सारे मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज़ों से, कुरान से, हमने हर किसी ने अपने आप को दीन से दूर रखा हुआ है। ये भी एक वजह है कि हम अपनी लाइफ में वो मोटिवेशन हमें रूहानी तौर पर, कुदरती तौर पर नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दीन से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह के कलाम से दूर हैं। उसकी मेन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें थोड़ा सा मैं वर्बेटम चेंज करूँगी, क्योंकि आमतौर पर जब हम दीन से दूरी की बात करते हैं ना, तो अगेन एक गिल्ट फैक्टर लोगों में इंड्यूस होता है। देखिए, अल्लाह ताला तो हमारी शहरत से भी करीब है, तो ठीक है, हम अपनी प्रैक्टिस में दीन से दूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह से दूर हम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। तो यहाँ पे लोगों को जो चीज़ जहन में रखनी चाहिए वो ये कि जब आप अल्लाह से रुजू करते हैं, जो फेथ आपका होता है ना, ये आपके कंधों पे से बहुत बड़ा बोझ उठा लेता है। बिल्कुल, यानी आपको ये एहसास होता है कि देखो, जब मालिक वो है, जब ज़िंदगी में एक एक पत्थर, कंकर, पत्ता उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता, तो आपको जो नई शुरुआत चाहिए आप किसी और के हवाले कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरे लिए असबाब बना दे और मेरे लिए आसानियाँ कर दे। तो इस अगर ओरिएंटेशन के तरह साथ अल्लाह से रुजू किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो तकलीफ़ में एक तरह से कमी आ जाती है। आमना, आपकी तरफ यही सवाल लेके आना चाहूँगी, और बिलखुसूस मैं चाहूँगी कि इफ़ यू कैन एड्रेस द विमेन, ख़वातीन के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी भी जैसे इस प्रोग्राम में भी हमने इस्टेब्लिश किया कि उनके ऊपर माशरती दबाव ज़्यादा है, उनको एक तरह से रीस्टार्ट करने की फ़िक्र के हवाले से भी लोग कहते हैं अगर किसी खातून की शादी ख़त्म हो जाए तो शायद एक इमोशनल बर्डन वो ये भी महसूस करती हैं कि लोग कहते हैं कि यार जल्द से जल्द हो जाए, कहीं और बात हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हीलिंग डिलेड भी होती है। तो ऐसी ख़वातीन को जो एक कैच-22 में फंस गई हैं, आपका मशवरा क्या होगा? सबसे पहले आई जस्ट वांट टू गो बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट गिल्ट। आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम गिल्ट से दूर रहें, क्योंकि रिलीजियस गिल्ट हो, किसी भी और चीज़ का गिल्ट हो, दैट जस्ट बर्डन्स यू डाउन। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। नंबर 2, आई वुड से कि स्टॉप बीइंग नाइस, बी काइंड, बी कंपैशनेट, बट स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, बिकॉज पीपल विल जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ यू। अगर आप कंपैशनेट हैं, अगर आप काइंड हैं, तो यू विल डू सर्टन एक्शंस दैट विल शो kindness towards and warmth towards other people and towards yourself, most importantly. But if you are too attached with the label of being nice, then it's not good for you. And if something is not good for you, your energy and your battery is being drained. So you don't have to be a mean person, but you need to set your boundaries. And when you set your boundaries, आमना, मेरे पास वक्त कम है, मेरी क्विकली अगर जुबैर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें, बट वेरी क्विकली, यू ओनली हैव 10 सेकंड्स बिफोर आई वाइंड अप। मैं सिर्फ इसको 2 लाइन में, आपकी जो बात है कि आप जो है ना कैसे अपने आप को सस्टेनेबल रख सकते हैं, इसमें सिर्फ दो बातें ऐड करूंगा कि यूज़ योर एक्सपीरियंस इन योर एक्सपेरिमेंट टू गेट द फ्रूटफुल एक्सपेक्टेशंस। 3 E's वाला फार्मूला होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेक्टेशन। और दूसरा के अपने एक्सीलेंट एडवाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो सॉरी ज़ुबैर, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। शुक्रिया आमना, शुक्रिया सलमान साहब फॉर बीइंग हियर। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रीस्टार्ट, और उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।